नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लूसेंट सीरीज चल रहा है और उसमें से बायोलॉजी का जो चल रहा है, हम लोग बायोलॉजी में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, पेज नंबर आपको बता दें तो 367 है पेज नंबर, और यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से हम लोग को शुरू करना था यकृत से, ठीक ना। तो इसके पीछे का वीडियो जो आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब वीडियो पे दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ से देखना है तो लीवर से देखना है, ठीक ना। यकृत से हम लोग को शुरू करना है। तो देखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको पता होगा। और इसका वजन लगभग कितना होता है, 1.5 से 2 किलो का होता है, ठीक ना। लीवर का वजन होता है 1.5 से 2 किलो का। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, इसी से क्या होता है, पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाके ऑब्जर्व होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। जो पित्त होता है ना, ये पित्त जो होता है आंत में उपस्थित जितना भी एंजाइम होते हैं उसकी क्रिया को क्या करता है, एंजाइम को तेज करने का काम करता है। कौन? तो ये हमारा पित्त जो है, जो यकृत निकालता है, ठीक ना। यकृत प्रोटीन के उपापचय में जो सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत क्या करता है, प्रोटीन के उपापचय में, उपापचय में क्या करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक ना, यकृत। और प्रोटीन जो है विघटन के फलस्वरूप, जो प्रोटीन टूटता है तो विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, तो उत्पन्न जितने भी विषैले अमोनिया को क्या कर देता है, तो यूरिया में परिवर्तित कर देता है। मतलब इसमें से अमोनिया हमारा क्या हो गया, विषैला हो गया। उस विषैला अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो यही हमारा यकृत करता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा दोस्तों, है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को, किसे, प्रोटीन में जितना भी अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो यकृत का क्या काम है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में बदलना, तो कार्बोहाइड्रेट में बदल देना, है ना। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है यकृत, है ना। और यकृत जो क्या कर रहा था यहाँ पे, प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और जो विषैला अमोनिया होता है उसको यूरिया में परिवर्तित करने का काम करता है कौन, यकृत। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को यह क्या करता है, तो उपापचय करने के लिए काम करता है, और साथ में जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। और हम लोग देखे थे कि यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उपापचय के अंतर्गत यकृत जो है, यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो है उपापचय के अंतर्गत क्या करता है, तो यकृत जो है, यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, किसमें, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजेन को खंडित करके ग्लूकोज में क्या कर देता है, तो परिवर्तित कर देता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करने लगता है, नियमित करता है। तो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करने का कौन काम करता है, तो यकृत करता है। भोजन में देखा जाए तो वसा होता है, वसा की कमी होने पर, भोजन में अगर वसा की कमी हो जाए, फैट कमी हो जाए, तो यकृत क्या करता है, तो इसी कार्बोहाइड्रेट को कुछ भाग को क्या कर देता है, वसा में बदलने का काम करता है। तो वसा का भी नियमित मात्रा को नियमित करने के काम में लाता है। ग्लूकोज को भी मात्रा को नियमित करने का काम में लाता है। फाइब्रिनोजेन देखिए क्या होता है दोस्तों, फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है, क्या है ये, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को, इसका जो उत्पादन है ना यकृत में ही होता है। कहाँ होता है, यकृत से होता है, जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन का आप लोग नाम सुने होंगे कि रक्त का थक्का जमने वाला क्या है, ये तो प्रोटीन है। तो इसी का जो है क्या करता है, थक्का बनने में मदद करता है यकृत, है ना। इसी प्रोटीन का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा। हिपेरिन जो होता है, देखिएगा हिपेरिन जो है ना, ये जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। हिपेरिन यहाँ पे रक्त का थक्का बनाने में काम आता है फाइब्रिनोजेन, वहीं हिपेरिन जो है रक्त के थक्का को पतला करने का काम करता है। तो नामक कार्बोहाइड्रेट जो है, हिपेरिन नामक क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और फाइब्रिनोजेन नामक क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। तो हिपेरिन नामक जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका उत्पादन भी यकृत के द्वारा ही होता है, और जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम करता है, मतलब कि उसको थक्का बनाने के रोकने का काम करता है, मतलब उसको पतला करने का काम करता है रक्त को, जिससे कि क्या हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। तो मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। मृत आरबीसी को नष्ट कैसे, किसके किया जाता है, तो जो मृत हो गया आरबीसी तो उसको साफ करने का काम यकृत के द्वारा ही किया जाता है। प्लीहा आप लोग नाम सुने होंगे, प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, तो यही जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखिएगा। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके अपने पास रखता है। लीवर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि अपने आप लोहा, तांबा, कब विटामिन से रखता है कि कब किसको ज़रूरत पड़ जाए। मान लीजिए नहीं खाना मिल रहा है तो वहाँ से यकृत निकाल के थोड़ी मात्रा में शरीर में डालते रहता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में भी ये काम करता है, शरीर के टेम्परेचर को भी बनाता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है हमारा लीवर। भोजन में अगर जहर चल जाए तो जहर जो होता है, जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु,
इसके कारण की जो जांच किया जाता है ना, यकृत के महत्वपूर्ण सुराग होता है। देखिएगा, अगर किसी चीज़ को, किसी मतलब कि व्यक्ति को अगर जहर दे के मारा गया हो, तो उसके अगर हम लोग लीवर का अगर क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो उससे से पता चल जाएगा कि इसको जो है जहर दे के मारा गया है, ठीक ना। क्योंकि उसके लीवर में क्या हो जाता है, उसमें लीवर में उसका जो है दिखाई देने लगता है, ठीक ना। पता चल जाता है कि इसका जो है जहर का जो रिएक्शन कर जाता है उसका लीवर का काम है जहर को काटना। अगर कम मात्रा में जहर रहता है उसको काटता है। अगर ज़्यादा मात्रा में जहर चल जाता है तो उसको नहीं काट पाता है, ठीक ना। तो वही बात है, लीवर हम लोग के लिए बहुत सेफ्टी का काम करता है। देखिएगा, पित्ताशय दोस्तों क्या होता है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पे लीवर हो गया, मान के चलिए यह लीवर हो गया, ठीक। लीवर में ही एक छोटा सा पित्ताशय होता है ग्रीन कलर का, ठीक ना। इसमें पीला पीला द्रव्य भरा रहता है, जो ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय टाइप का होता है, ठीक ना। तो पित्ताशय जो होता है नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त क्या होता है, जमा होता है, जैसा कि अभी हम बताएं आपको। और पित्ताशय से ही पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से जाता है। पित्ताशय से ही क्या होता है, पित्ताशय जो गोल ब्लाडर बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें पित्त रहता है। और जो है यही पित्त जो है पक्वाशय में क्या करता है, तो पित्त नलिका के माध्यम से वो चला जाता है, ठीक ना। पित्त का जो पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक ना। अब जो है पित्त है, मान के चलिए ये हमारा हो गया क्या हो गया ये हमारा हो गया लीवर, क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया, ठीक। अब ये जो है ये हमारा पित्त हो गया, क्या हो गया, पित्त हो गया। ये हमारा पित्त का थैली हो गया, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लाडर, है ना। इसमें से जाता है जो है इसमें से जाता है किसमें, तो पक्वाशय में। पक्वाशय किसको बोलते हैं, ड्यूडेनम को बोलते हैं, ड्यूडेनम को बोलते हैं। यहाँ से जो ड्यूडेनम आप लोग जानते होंगे, ये जे आकार का जो बना रहता है पेट जो हम लोग का रहता है, और यहीं से ये मुड़ा हुआ रहता है ऐसे करके। इसी में जो रहता है ना, ये जो है पित्ताशय का जो है क्या बोलते हैं इसको, थैली जो है, इसमें ज्वाइंट हुआ रहता है। इसमें जितना भी पित्त रहता है यहीं पे छोड़ता है ड्यूडेनम में, ठीक ना। इसी को बोलते हैं पक्वाशय। इसी जैसे छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करके ये जाके पचता है शरीर में। ये हमारे ऊपर का जो है मुंह हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पित्त के बारे में। तो पित्त जो है पीले रंग का पीले हरे रंग का क्या है, क्षारीय द्रव्य होता है। और इसका पीएच मान पूछ देता है, बताइए पित्त का कितना पीएच मान होता है। तो जब क्षारीय होगा तो 7 से ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कितना 7 से ऊपर, तो 7.7, ध्यान में रखिएगा 7.7 होता है, ठीक ना। पित्त का जो क्षारीय मान कितना होता है, पित्त का क्षारीय मान होता है 7.7, है ना। और ये कैसा द्रव्य है, पीला हरा रंग का द्रव्य है, क्षारीय द्रव्य है। पित्त में जो है जल की मात्रा 85% होती है। जो पित्त होता है ना, पित्त, उसमें जल की मात्रा 85% है। मात्र 15% जो है और भी अन्य कुछ होगा, जिसमें से देखिए लिख रहा है कि जिसके पित्तवर्ण जो स्पेशल ओरिजिनल है बाइल पिगमेंट, पित्त जो बोला जाता है, वो मात्र 12% होता है। उसमें से 3% और भी कुछ होता होगा। तो 15% तो पानी है, जिसमें से 12% पित्त है ना। समझिए कितना मजबूत है ये क्षार, कि 12% पानी मिलाने के बावजूद भी ये पूरा भोजन को क्षारीय बना देता है, उसके बावजूद भी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पित्त जो है बाइल के मुख्य कार्य निम्न है। देखिए, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जाहिर सी बात है क्षारीय होता है तो उसको क्षारीय करने का काम करता है, ड्यूडेनम में पित्ताशय में करता है ना, जिससे अग्नाशयी जो रस क्रिया को कर सके। अब जिससे अग्नाशय क्या कर सके, अपना रस का क्रिया कर सके। अम्ल में तो रहेगा तो नहीं कर पाएगा, तो उसको क्षारीय बनाना पड़ता है। तो यही अग्नाशय की क्रिया जो होता है ऐसे से होता है। ये अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पाचन शक्ति जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। तो यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इतना क्षारीय होता है कि ये भी क्या करता है कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी तो एसिड हो जाता है, वो भी तो मारता है, लेकिन ये भी जो है क्षारीय जो होने के कारण ये भी क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। यह वसा और इमल्सीकरण, है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण करता है ना, इमल्सीकरण करता है। यह दांत की क्रमाकुंचन गतियों को भी बढ़ाता है। सॉरी, ये आंत की क्रमाकुंचन की गतियों को क्या बढ़ाता है, आंत का जो होता है, हम लोग आंत ऐसे गया हुआ है, ठीक ना। ये ऐसे हम लोग आंत जो गया हुआ है, तो ये क्या होता है ना, पहले आंत पहले ऐसे मोटा होता है, फिर ऐसे पतला होता है, फिर मोटा होता है। मतलब जैसे जैसे खाना हम लोग खाते जाते हैं वैसे वैसे ये मोटा पतला होते जाता है, नीचे घसकते जाता है। और ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्रमाकुंचन, है ना, क्रमाकुंचन। जैसे तो यही जो आंत का जो क्रमाकुंचन होता है, इसकी गति को बढ़ाने का काम करता है, ठीक ना। जिससे भोजन में क्या हो जाए, पाचक रस भली भांति मिल जाए। और अब जो भोजन में क्या होता है, जितना भी रस रहता है पचने वाला, वो मिल जाता है। तो क्रमाकुंचन होगा तभी ना, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो है यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। यह विटामिन के और वसा में जितना भी घुला हुआ विटामिन्स होता है, उसको सोखने में क्या करता है, सहायता करता है ना। यह विटामिन के और वसाओं में घुले हुए विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। पित्त वाहिनी जो देखिए, पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर, अगर पित्त वाहिनी में क्या हो गया, पित्त जो है हम लोग का बनता था
यहाँ पे पित्त बनता था जो ड्यूडेनम में जाके खुलता था, हम देखे थे हम लोग यहाँ से। तो पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। अगर पित्त वाहिनी में क्या हो गया, रुकावट हो गया, तो जो लीवर है, लीवर वाला कोशिका वो खून से क्या लेगा, बिलिरुबिन लेना बंद कर देगा। और जब बिलिरुबिन लेना बंद कर देगा तो फलस्वरूप हम लोग को बिलिरुबिन का संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा और हम लोग पीलिया हो जाएगा। तो पित्त वाहिनी में अगर रुकावट होता है, इसके कारण हम लोग को क्या हो सकता है, पीलिया मतलब जॉन्डिस हो सकता है। क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होता है, जॉन्डिस कब होता है, तो जब पित्तवाहिनी से अवरोध हो जाता है और यकृत कोशिका से क्या कर लेता है, रुधिर मतलब खून से बिलिरुबिन लेना बंद ही कर देगा। जब बिलिरुबिन लेना बंद कर देगा खून से, तो क्या हो जाएगा, वही धीरे धीरे फैल जाएगा बिलिरुबिन पूरा शरीर में। बिलिरुबिन को सोखने का काम करता है हमारा यकृत, है ना, तो क्या करता है, तो नहीं लेगा, जब उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो अवरोध हो गया पित्तवाहिनी में, तो इसी से क्या होता है, पूरा बिलिरुबिन शरीर में फैल जाता है और हम लोग को धीरे धीरे शरीर पीला होने लगता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और हम लोग यहाँ पे एक देखे थे कि विटामिन के एवं वसाओं में जितना भी घुला हुआ विटामिन्स होता है, अन्य विटामिन्स, उसके अवशोषण में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं, पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो अग्न्याशय है, इसमें सारा जो है पाचन का मतलब अहम हिस्सा इस मतलब कि इसी एंजाइम से निकलता है, पैनक्रियाज से ही। देखिएगा, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, लीवर के बाद यही सबसे दूसरा नंबर पे आता है। यह एक साथ अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी मतलब जो अंदर श्रवण होता है, निकलता है, उसको बोलते हैं अंतःस्रावन। एक होता है बहिर्श्रावण मतलब जो बाहर निकलता है, उसको बहिर, अंतर माने अंदर। तो अंतःस्रावी होता है, नलिकाहीन, ठीक ना। नलिकाहीन मतलब इसमें कोई ऐसे नल ऐथी नहीं होता है, नली नहीं होता है, डायरेक्ट जाके गिर जाएगा, है ना, कोई नली के माध्यम से नहीं। तो इसीलिए लिख रहा है कि नलिकाहीन होता है, इंडोक्राइन, और बहिस्रावी होता है, नलिका युक्त एक्सोक्राइन, दोनों प्रकार की ग्रंथि इसमें देखने को मिलती है, ठीक ना। इसमें जो है, इससे अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से कैसा रस निकलेगा, अग्नाशयी रस निकलेगा, जिसमें 9.8% जल होता है और शेष भाग जो होता है लवण और एंजाइम होते हैं। देखिए इसमें जल मात्र 9.8% है, टोटल का टोटल क्या है, इसमें एंजाइम भरा पड़ा है। क्या है, एंजाइम भरा पड़ा है। यह क्षारीय द्रव्य होता है। ये भी कैसा द्रव्य होता है, अग्नाशय से जितना भी निकलता है पचाने वाला जो एंजाइम, ये भी क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। और हम लोग देखे थे कि किसका पित्त का कितना था क्षारीय मान, 7.7 था, और इसका भी लगभग वैसा ही है, क्षारीय ये भी है, और जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है अग्नाशय का। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होता है, एंजाइम होते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो पूर्ण पाचक रस इसको कहते हैं, ठीक ना, अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम को। देखिएगा, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, ये भी एक प्रोटीन ही होते हैं, ठीक ना, जो कि एक एंजाइम होते हैं, क्या थे, एक प्रोटीन ही होते हैं जो क्षारीय होते हैं, ठीक ना। देखिएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका क्या होता है दोस्तों, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो देखिएगा, यह अग्नाशय का ही एक भाग होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका देखा जाए तो हम लोग को क्या सोचना है, तो हम लोग अग्नाशय का एक भाग है। ये भी क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिका एक अग्नाशय का ही भाग होता है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक एक चिकित्साशास्त्री ने किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसमें जो होता है बीटा कोशिका होता है, और ये जो है इंसुलिन का क्या करता है, इंसुलिन के लिए ये बीटा कोशिका उपयोगी होता है। और अल्फा कोशिका जो होता है ये ग्लूकागोन एवं जो है गामा कोशिका जो होता है वाई सेल, इसमें सोमेटोस्टेटिन नामक क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें बीटा कोशिका जो होता है इंसुलिन को क्या करता है, बीटा कोशिका इंसुलिन निकलता है, क्या होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है। वहीं गामा, अल्फा बीटा गामा, गामा से क्या निकलता है, गामा से निकलता है सोमेस्टोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है, ध्यान रखिएगा। अल्फा से हम लोग को बस स्पेशल एक याद रखना है, इंसुलिन किससे निकलता है, तो बीटा कोशिका से निकलता है। किससे निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन ज़्यादातर पूछने में आता है, इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा से, और ग्लूकागोन अल्फा से, और सोमेस्टोस्टेटिन हार्मोन जो निकलता है वो गामा कोशिका से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा इंसुलिन क्या है, इंसुलिन के बारे में ध्यान देते हैं। तो देखते हैं इंसुलिन के बारे में दोस्तों। देखे थे ना, तो लैंगरहैंस जो है अग्नाशय का एक भाग होता है। द्वीपिका जो होता है इसी बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ठीक ना। इसकी खोज हुई थी फ्रेडरिक बेटिंग, किसने, फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। सबसे पहले कब दिया गया था, 1922 में। किसे दिया गया था इंसुलिन का इंजेक्शन, तो लियोनार्ड थॉम्सन, किसे, लियोनार्ड थॉम्सन जो कनाडा के रहने वाले थे, इनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था सबसे पहले, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। और जो है इसकी खोज किसने किया था, इंसुलिन की खोज करने वाले कौन थे, फ्रेडरिक बेंटिंग। कौन थे, फ्रेडरिक बेंटिंग, है ना।
चार्ल्स बेस्ट, इन्होंने सन 1921 में किया था दोनों आदमी ने, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यह ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्या कर देता है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को इसको रोकता है। और ये जो है इंसुलिन हमारा है ना, इंसुलिन के जो अल्प स्रवण से क्या होता है, अल्प स्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन का स्रवण कम हो जाता है तो हम लोग को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो इंसुलिन इसलिए हम लोग को सुइया लगाना पड़ता है ना। रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। अगर खून में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया, उसी को ना बोलते हैं हम लोग डायबिटीज़ या फिर मधुमेह कहते हैं ना दोस्तों। तो देखिएगा जो बीटा कोशिका से हम लोग जो निकलता है, लैंगरहैंस जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या निकलता है, तो यही हमारा निकलता है इंसुलिन। चलिए आगे देखते हैं। बीटा यहाँ पे भी लिखा गया है। बीटा जो है इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन अति मतलब बहुत ज़्यादा अगर दिया जाने लगा इंसुलिन का सुइया, चाहे अति ज़्यादा निकल रहा है शरीर में, तो हम लोग को हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी अलग से हो जाता है। इसका भी नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत है, कम भी हो जाएगा तो दिक्कतें हैं। तो जिससे जनन क्षमता की दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। जनन क्षमता हो जाएगा, जनन मतलब कि आपका जो है जन्म देने वाला जो क्षमता हो जाएगा शायद वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दृष्टि ज्ञान है ना, दृष्टि ज्ञान कम होने लगेगा आपका, ठीक ना। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, जनन क्षमता की कमी होती है और दृष्टि ज्ञान का कमी हो जाता है। ये क्यों होता है, तो इंसुलिन का ज़्यादा निकलने से हो जाता है। अब आता है ग्लूकागोन, देखते हैं जो है अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागोन। तो यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन निकल रहा था, इसको रोकने का काम करता था इंसुलिन। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का प्रक्रिया कौन करता है, यही ग्लूकागोन करता है। उल्टा फिर कर देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टेटिन देखिए दोस्तों, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन को स्वांगीकरण में अवधि को बढ़ा देता है। सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो गामा कोशिका से गामा कोशिका से निकलता है। और यह जो होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। जो पॉली मतलब हो गया ज़्यादा, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण मतलब सोखने जो ऑब्जर्वेशन जो होता है, स्वांगीकरण की अवधि को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। क्या करता है, थोड़ा नीचे आके देखते हैं पाचन का जो सारांश क्या क्या होता है दोस्तों। तो लार जो होता है ये हमारा अम्लीय होता है। इसमें टाइलिन है ना, माल्टेज, ये सब पाया जाता है। देखिएगा तो भोज्य पदार्थ जो है मंड, इसको जो है प्रतिक्रिया करने के बाद इसमें माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन नामक जो है एंजाइम मंड को किस में बदलता है, माल्टोज में। माल्टेज नामक जो है ये जो है एंजाइम, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक ना। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और टाइलिन मंड को माल्टोज में बदल देता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं जठर रस जो है, जठर रस के बारे में देखते हैं। तो इसमें भी होता है पेप्सिन और रेनिन। जठर जो हम लोग का पेट है उसको बोलते हैं जठर। तो उसी से रस जो निकलता है ना, जठर रस से, उसमें कौन कौन सा रस निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देना, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना, ठीक ना। रेनिन का काम है केसिन, जो दूध में पाया जाता है, केसिन प्रोटीन को किस में, कैल्शियम पेरॉक्सीनेट में बदल देना। तो रेनिन जो होता है वो केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेरॉक्सीनेट में बदल देता है ना। केसिन को किस में बदलता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट में। केसिन दूध में पाया जाता है। तो रेनिन जो होता है दूध पचाने में काम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए दूध पचाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो रेनिन हो जाएगा, ठीक ना। यही केसिन जो होता है, केसिन को दूध में जो पाया जाता है केसिन, उसी कैल्शियम पेराकेसिनेट को ये बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट बना देता है। अब आते हैं अग्नाशय रस जो होता है पेनक्रियाज में, कौन कौन सा, ट्रिप्सिनिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों तरह के होता है अग्नाशय रस में। तो देखिए ये प्रोटीन को जो है ना पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, जो अग्नाशय रस से निकला हुआ रहता है। एमाइलेज जो है एंजाइम, ये मंड को शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। और यहाँ पे टाइलिन भी देखे थे हम लोग, टाइलिन क्या कर रहा था, ये भी मंड को माल्टोज में बदल दे रहा था, लेकिन मंड को शर्करा में बदलने वाला हो जाएगा एमाइलेज। और लाइपेज का क्या काम होता है, तो लाइपेज का काम होता है वसा को वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। वसा को किस में बदलना, वसा को वसा और अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देना। आंतरीय रस जो होता है, आंतरीय रस, आंत का जो रस होता है जिसको बोलते हैं आंतरीय रस, उसमें ढेर सारा एंजाइम निकलता है। देखिएगा इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, ठीक ना। इतना सारा जो है 5 तरह का हम लोग का निकला। कहाँ से निकला, तो आंत के रस से, आंत का जो है हम लोग का अंदर से निकला। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम किसका है, इरेप्सिन का है। ये प्रोटीन को किस में बदलता है, तो अमीनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज देखिए, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है, तो माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ठीक ना।
ध्यान रखिएगा। सुक्रेज जो एंजाइम है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है ना। सुक्रोज को क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लेक्टेज को क्या करता है, लेक्टेज एंजाइम जो है लेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। लेक्टेज हार्मोन क्या करता है, लेक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज हम लोग देखे थे कि लाइपेज यहाँ भी देखे थे हम लोग, वसा को वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल देता था। वही लाइपेज यहाँ भी वसा वही है, सेम ये भी क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करता है, बदल देता है। नोट में देखिए, मानव शरीर में जो है पुच्छ बृहदान्त्र में संलग्न होता है। पुच्छ कहाँ होता है, बृहदान्त्र में, बड़ी आंत में संलग्न होता है पुच्छ। लास्ट में आप लोग देखे होंगे बड़ी आंत में ऐसे ऐसे जो होता है थोड़ा सा निकला हुआ रहता है पाइप जैसा, ठीक ना, ऐसे ऐसे जो है लास्ट में थोड़ा सा निकला रहता है। तो पुच्छ जो होता है मानव शरीर में, पुच्छ कहाँ होता है, बृहदान्त्र में होता है। बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदान्त्र, है ना। अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में देखते हैं। परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ना। देखिए दोस्तों, परिसंचरण तंत्र जो होता है 28 में विलियम हार्वे ने किया था। आप लोगों ने सुना होगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग होते थे, हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, वेन्स और रुधिर, है ना। हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया और ब्लड हो गया। ये सब क्या है, परिसंचरण तंत्र ना है, जिसके माध्यम से सब गमन होता है। तो परिसंचरण तंत्र जो है एक माध्यम दूसरी जगह जाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। हृदय के माध्यम से, धमनी के माध्यम से, शिरा के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ही होता है सारा परिसंचरण तंत्र चलता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने 1628 में, ध्यान रखिएगा। हृदय देखिए, सबसे पहले देखते हैं हृदय के बारे में। तो यह हृदय आवरण जो होता है नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय कहाँ रहता है, तो हृदय आवरण नामक थैली में ये सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है और ये सब शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। आप सोए रहिए, जागे रहिए, चलते रहता है। अगर ये रुक गया तो आप रुक जाइएगा। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठों में बना हुआ है, ठीक ना। अगले जो है, अगले भाग में एक दायां आलिंद और बायां आलिंद, वही हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग, दायां आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट वाल्व होता है, ठीक ना। ऐसे ऐसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया है ना, हमारा ऐसे ही होता है हार्ट, ठीक ना। तो जो है दाएं आलिंद एवं दाएं निलय, ये दायां आलिंद हो गया और ये दायां निलय हो गया, ठीक ना। दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट होता है। क्या होता है, त्रिवलनी कपाट होता है। त्रिवलनी क्या होता है, कपाट होता है यहाँ पर। बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच में द्विवलनी कपाट होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो है दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट होता है। क्या होता है, त्रिवलनी कपाट होता है यहाँ पर। और जो है बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में द्विवलनी कपाट होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, बताइए। आप अपना शरीर में देखिएगा, ध्यान दीजिए। जहाँ पे आपका हृदय है तो आपका किस साइड में है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपका हृदय है। तो मान के चलिए आपका लेफ्ट साइड में हृदय है, ठीक। तो इधर आपका जो है जगह क्या है, स्पेस कम है, और राइट साइड में आपका जो है स्पेस ज़्यादा है। तो ये देखिए जो हमारा जो है दायां में क्या कह रहा है, बायां आलिंद और बाएं निलय में जो है हमारा द्विवलनी कपाट, मतलब बायां साइड में द्वि मतलब कि इधर स्पेस थोड़ा कम है। क्या है, हृदय का जो स्पेस किधर कम है, तो बायां साइड में। वहीं दायां साइड में जो है हमारा स्पेस ज़्यादा है। तो वही कह रहा है दायां आलिंद और दायां निलय में जो है त्रिवलनी कपाट होता है, 3 कपाट होता है, ठीक ना। और वही बायां आलिंद और बायां निलय में देखा जाए तो ये द्विवलनी कपाट होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा एक बार, समझ में आया ना। क्योंकि इधर हम लोग देखते हैं कि हार्ट जो है हमारा जो है लेफ्ट साइड में जो कि है, इसीलिए जगह उधर कम रहता है ना बायां साइड में, वही दायां साइड में जगह ज़्यादा है, तो इधर त्रिवलनी कपाट। ये मत याद करने के लिए बता रहे हैं। चलिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को हम लोग बोलते हैं शिरा। देखिए, अगर शरीर से हृदय में जो रक्त जाएगा, शरीर से किधर जाएगा, हृदय में, उसको बोलते हैं शिरा। अगर शिरा जो है, शिरा के बारे में देखिए, ये शिरा जो है अशुद्ध रक्त को लेके, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो हो गया वो कैसा हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिस खून में, उसको बोलते हैं अशुद्ध, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्ध है वो, है ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो इसका अपवाद हो गया पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा इसका एकदम उल्टा काम करता है। तो अपवाद में कौन हो जाएगा, पल्मोनरी शिरा जो है। पल्मोनरी शिरा जो होता है ये फेफड़ा से बायां आलिंद में रक्त को पहुंचाता है और ये शुद्ध रक्त लेके आता है।
तो पल्मोनरी शिरा का बात किया जाए तो ये फेफड़ा से बायां आलिंद में रक्त को पहुंचाता है और ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त लेके जाता है। वैसे तो शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त लेके जाना, लेकिन जो है पल्मोनरी शिरा जो होता है ये शुद्ध रक्त लेके जाता है। ध्यान में रख लेना है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी बोलते हैं उसको धमनी होती है। धमनी होती है मोटी होती है और शिरा होता है पतला। तो ये बताइए जहाँ पे हार्ट है, हार्ट को अगर खून पंप करना है तो पतला में जाएगा कि मोटा में पंप करेगा तो बढ़िया रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा? तो बताइए पतला में अगर रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर देना लगाना पड़ेगा है ना। हम लोग देखते हैं पतला कोई भी अगर पाइप रहता है उसमें तो प्रेशर ज़्यादा बनता है, वही मोटा रहता है तो क्या रहता है, प्रेशर आराम से रिलीज हो जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ता है। तो ये हार्ट के लिए सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, तो मोटा, जाने के लिए मोटा और आने के लिए पतला। ध्यान रखिएगा, आने के लिए पतला और जाने के लिए मोटा, ठीक ना। तो धमनी जो होता है वो मोटा होता है और ये क्या करता है, ये हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाने का काम करता है धमनी। वहीं शिरा जो होता था पतला होता था, वो क्या होता था, खून लेके आता था हृदय तक। और ये जो है धमनी, ये हृदय से शरीर की ओर लेके जाने का काम करता है। और ये भी जो है धमनी, इसमें शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कैसा रक्त होता है, जब हृदय से लेके जा रहा है शरीर में तो बढ़िया ना रक्त लेके जाएगा, तो इसीलिए अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाता है। उसी का अपवाद इसमें भी होता है पल्मोनरी धमनी। देखिए उसमें जैसे पल्मोनरी शिरा अपवाद में था, ऐसे ही इसमें भी पल्मोनरी जो धमनी होता है ये अपवाद होता है। पल्मोनरी धमनी जो होता है ये दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है और ये क्या लेता था, अशुद्ध रक्त होता है। ये जो फेफड़ा में जो रक्त पहुंचाता है, ये जो है फेफड़ा के अंदर में काम करता है। जो दाहिने निलय से कहाँ ले जाता है, फेफड़ा में लेके जाने का जो काम करता है ना, ये अशुद्ध रक्त लेके जाता है। जैसे हम लोग उधर पीछे पल्मोनरी शिरा देखे थे, वो पल्मोनरी शिरा में हम लोग क्या देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे पल्मोनरी शिरा में, पल्मोनरी शिरा जो था ये पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बायां आलिंद में रक्त को पहुँचाता है। फेफड़ा से कहाँ पहुँचाता है, अब ये फेफड़ा से बायां आलिंद में लेके पहुँचाएगा, ये शुद्ध रक्त को पहुँचाएगा। फेफड़ा से जो निकल के आएगा जो रक्त, वो शुद्ध ही ना होगा, और जो फेफड़ा में जाएगा तो अशुद्ध होके जाएगा। उसको साफ़ करने का काम है ना। फेफड़ा का काम क्या है, उसमें ऑक्सीजन डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना। तो शुद्ध उधर से आएगा तो शुद्ध आएगा, आ जाएगा तो जैसे अशुद्ध जाएगा, जाहिर सी बात है फेफड़ा में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को, जो है हृदय के दाहिने भाग में, दाहिना भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी का ऑक्सीजन रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है और वहीं यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और वहीं बायां भाग में जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त वाला। ध्यान रखना है, दायां साइड में जाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, बायां साइड में बायां शुद्ध रक्त, बायां क्या है, बायां शुद्ध रक्त है, बायां शुद्ध रक्त है और दायां कार्बन डाइऑक्साइड है वाला रक्त होता है, ठीक ना। हृदय में बह रहा है, हृदय की जो मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम लोग कोरोनरी धमनी बोलते हैं। अगर हृदय में जो मांसपेशी में अगर रक्त पहुंचना है, हृदय के अंदर बोल रहा है, हृदय के अंदर जो मांसपेशी में जो रक्त पहुंचता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। इसी में किस प्रकार की रुकावट होने के बाद हृदयघात मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। इसी में क्या होता है ना, किसी प्रकार का रुकावट आ गया कोरोनरी आर्टरी में। अब हृदय के अंदर जो अथी है, नस है, इसमें कोई दिक्कत हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को हार्ट अटैक आने का खतरा हो जाता है। देखिएगा, हृदय में रुधिर का मार्ग मतलब हृदय में खून कैसे जाता है उसके बारे में पथ क्या है खून का। तो देखिए, बायां आलिंद से जाता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगा, तो हाथ रखिए, बायां आलिंद पे हाथ रखिए, बायां साइड में बायां आलिंद पे हाथ रखें। फिर उसके बाद बायां निलय, बायां आलिंद से बायां निलय नीचे गया, ऊपर से नीचे गया, बायां आलिंद से बायां निलय, ठीक ना। ये रुकिए बना देते हैं आपको। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया हार्ट। ये क्या हो गया, हमारा हार्ट हो गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे दायां बायां समझ लीजिएगा। ये राइट है, ये राइट नीला है, ये अलिंद है, ये नीला है। ये लेफ़्ट नीला है, ये अलिंद है और लेफ़्ट नीला है, ठीक है। तो अब देखिएगा हम लोग इसको कर लेते हैं रेड कलर से। देखिए बायां अलिंद, ठीक ना। बायां अलिंद के बाद बायां निलय में जाएगा। तो बायां अलिंद से गया बायां निलय में। अब दैहिक महाधमनी मतलब देह शरीर वाला महाधमनी में जाएगा वो, और विभिन्न धमनियों में जाने के बाद वो छोटी धमनी में आएगा, ठीक ना। फिर धमनी कोशिकाएं में आएगा, फिर अंग में, फिर अग्र में तथा पश्च महाशिरा में। अब दाहिना आलिंद मतलब ये चला गया आप कहाँ, आपके शरीर में, ठीक ना। यहाँ से जो भी क्रियाकार होगा तो अब दाहिने निलय में आएगा। कहाँ आएगा, ये आएगा दाहिने निलय में, सॉरी, दाहिना पहले आलिंद में आएगा, दाहिना आलिंद में, फिर दाहिने निलय में। तो ऐसे काम करता है, ठीक ना।
और पल्मोनरी धमनी जो होता है, फेफड़ा जो होता है, पल्मोनरी सीरा बायां आलिंद या फिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। बड़ी कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, यूट्यूब से, बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें। हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय की जो सिकुड़ना और शिथिलन होना, सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन, है ना, सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है, फैलना सिकुड़ना, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कना कहते हैं। सामान्य अवस्था में देखा जाए मनुष्य का हृदय के 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हम लोग बचपन से देखे आ रहे हैं। भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में क्या होता है, बच्चा अवस्था में, भ्रूण अवस्था में वो 150 बार धड़कता है जब गर्भावस्था में रहता है, भ्रूण अवस्था में, तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। कितना मिलीलीटर, 70। वहीं से समझ लीजिए 150 बार धड़कता है 1 मिनट में, वहीं से इसका जो है क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज शुरू हो जाता है भ्रूण अवस्था में। तो देखिए, एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। एक धड़कन में कितना, 70 मिलीलीटर रक्त एक बार में धड़क के निकल जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको बोलते हैं SAN, दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ हो जाती है। साइनो ऑरिकुलर नोड जो है, दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का क्या है, समूह है, जिससे हृदय धड़कन की तरंग क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। आगे देखते हैं, सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 से 180 mmHg होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120 और 120 हो गया मैक्सिमम, और जो कम से कम कितना हो गया, 80 हो गया, mmHg होता है, 120 80 mmHg। सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं 120 और डायस्टोलिक बोलते हैं 80। सिस्टोलिक मतलब ज़्यादा हो गया, डायस्टोलिक मतलब कम होता है, मिनिमम 80 होना चाहिए। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करने का हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, रुधिर में, खून में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड खून होता है, उसका pH का कम करके हृदय की गति को बढ़ाना रहता है। हृदय की गति को क्या करना रहता है, हृदय गति को बढ़ाना रहता है। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है। अम्लीयता क्या करता है, हृदय की गति को बढ़ाता है। अगर शरीर में आपका अम्ल ज़्यादा हो गया है तो आपका हार्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। एवं क्षारीय आपका, अगर शरीर क्षारीय चीज़ आप ले रहे हैं, क्षारीय शरीर आपका शरीर में बोट बन गया है, तो हृदय की गति को कम करने का काम करता है। तो आपका अपने शरीर में जब अगर देखिएगा, अगर ज़्यादा अम्ल हो गया है तो अम्ल के माध्यम से आपका हृदय गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डॉक्टर क्या चेक करता है, यही समझ चेक करता है, हृदय गति बढ़ा है तो ऐसे मतलब आपको पेट में अम्ल होगा। तो उसके बाद क्षारीय आप लीजिए, क्षार वाला चीज़ आपका नॉन न्यूट्रल हो जाएगा आपका गति, तो आपका हृदय भी गति क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं NO, मानव शरीर में संश्लेषित जो होता है एंडोथेलियम कोशिकाओं के द्वारा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है मानव शरीर में संश्लेषित एंडोथेलियम कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो रक्त वाहिकाओं का विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। यह हमारे रक्तचाप के स्तर को कम करता है और रक्त में थक्कों के गठन को सीमित करने में मदद करता है। इसका जो है उपयोग श्वास मशीन, वेंटिलेटर और अन्य एजेंटों के साथ नवजात शिशुओं के श्वसन विफलता के इलाज के लिए किया जाता है। देखिएगा, जो फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप के कारण होता है, क्या होता है, फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप के कारण होता है। देखिए दोस्तों, लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में ध्यान देते हैं। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, लसिका, तो विभिन्न ऊतक तथा कोशिका के बीच स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव्य को लसिका कहते हैं। जितना भी ऊतक है और कोशिका है, ऊतक तथा कोशिका के बीच में जितना भी स्थित अंतर कोशिकीय अवकाश जगह रहता है, ऊतक और कोशिका के बीच में जो जगह रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हल्का पीला द्रव्य जैसा लसिका कहते हैं उसको। कैसा, हल्का पीला गाढ़ा जैसा रहता है लसिका, उसी को कहते हैं। कहाँ रहता है, तो ऊतक और कोशिका के बीच में रहता है। लसिका एक प्रकार का द्रव्य है। क्या है लसिका, लसिका एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसा ही होता है। जैसा प्लाज्मा होता है वैसे ही आप लोग देखें, वैसे ही लसिका होता है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएँ जो होती है वो लिम्फोसाइट्स कहलाती है। हम लोग देखे थे, लसिका में पाई जाने वाली कणिका को क्या बोलते थे, लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स हम लोग प्लाज्मा में देखे थे ना, वही प्लाज्मा जैसा ही होता है लसिका, इसमें भी क्या पाया जाता है, तो लिम्फोसाइट पाया जाता है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती है, अभी क्या होती है, WBC होती है, हम लोग देखे थे। और यह शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका जो होता है ना, ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में बहता है। किधर से किधर,
तो उत्तक से हृदय की ओर, उत्तक से हृदय की ओर बहता है लसिका। लसिका किधर से किधर बहता है? उत्तक से हृदय की ओर। देखिए लसिका के कार्य, तो लसिका में जो उपस्थित लिम्फोसाइट्स होता है वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों को रोकथाम का सहायता करता है, ठीक ना। ये लसिका में पाया जाता है लिम्फोसाइट, ये जो क्या करता है लिम्फोसाइट, तो हानिकारक जीवाणु का क्या करता है? भक्षण मतलब खाता है, खा खा के उसको हम लोग क्या करता है, हम लोग को बीमारी से बचाता है लसिका। लसिका में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, लाइक लसिका जो है लिम्फोसाइट्स का क्या करता है? निर्माण करता है लसिका, है ना। आगे देखते हैं लसिका के नोड जिन्हें लिम्फोनोड कहते हैं। लसिका के नोड को क्या कहते हैं? लिम्फोनोड। मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करता है लिम्फोनोड। क्या करता है? लसिका में ही पाया जाता है एक नोड है जिन्हें हम लोग लिम्फे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर में क्या कर छन्ना का काम करता है, छान के साफ सुथरा करने का काम करता है। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर वाला कोशिका इत्यादि ये सब लिम्फ नोड में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, जिससे हम लोग को क्या होता है? सेफ्टी हो जाता है। तो लिम्फ नोड कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो ये लसिका में पाया जाता है। लसिका का ही एक नोड होता है लिम्फ नोड। इसमें जो है धूल के कण या फिर जीवाणु, कैंसर कोशिका ये सब इत्यादि लिम्फ नोड में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, ठीक ना। लसिका में पाया जाता है। लसिका बढ़िया चीज़ है वो। लसिका जो है, लसिका घाव भरने में भी सहायता करता है। बताइए, लसिका जो है इससे घाव भरा जाता है, घाव भरने में सहायता करता है। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करता है। क्या करता है लसिका? तो जितना है लसिका जो है ऊतकों से शिरा में, और ऊतकों से शिरा में जो विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है? परिसंचरण करता है। विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है? तो परिसंचरण करता है। दोस्तों यहीं तक रहते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। उत्सर्जन तंत्र से नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय, जुड़े रहिए मेरे साथ।